Good morning everyone. Welcome to Sahid Pramod BA B.Ed 4 years integrated course. Your subject is history and today topic is मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश 322 BC टू 185 BC यानी 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। इससे पहले हम लोगों ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विषय में पढ़ा है, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने ईरानी और यूनानी आक्रमण के विषय में पढ़ा है। हमने 4 वंश की चर्चा की थी, जिसमें मौर्य वंश भी था। तो आज हम मुख्य रूप से मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश कब से कब तक था, उसमें किन किन राजाओं ने योगदान दिया और मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो हमें मौर्य वंश की जो जानकारी है वह 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें क्या मिलता है, जैसे अशोक के जो अभिलेख थे, भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड आदि जो थे, उनसे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारियाँ मिलती हैं। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उनसे मिलता है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो है वो अर्थशास्त्र है। और इसकी रचना जो है वह कौटिल्य ने की थी, जिसे चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है वह कौटिल्य ने की, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है और उसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी था। तो अर्थशास्त्र से जो है हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो है वह एक राजनीतिक विषय किताब है, जिसमें लोक प्रशासन के विषय में और मौर्य साम्राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत थे उस विषय में हमें जानकारी मिलती है कि राजा को शासन कैसे करना चाहिए, किस तरीके से, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इससे मिलती है। उसके बाद दूसरा स्रोत जो है वह इंडिका है। इंडिका की रचना जो है वह मेगास्थनीज ने की थी। इससे हमें जो है उस समय का जो मौर्य प्रशासन था उसके विषय में जानकारी मिलती है। प्लस मेगास्थनीज में जो है पाटलिपुत्र की जो नगर था संगम पर, उसके भव्यता के विषय में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने यह पुस्तक लिखी थी। और यह पुस्तक जो है हमें मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पुस्तक के जो शेष बचे हुए थे उससे कुछ यूनानी इतिहासकारों ने अन्य बुकों में वर्णन किया है, उससे हमें जानकारी मिलती है। तीसरा बुक है मुद्रा राक्षस। यह विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस मूल रूप से एक नाटक है, जिसमें यह कहा गया है कि चाणक्य जो था वह अंतिम नंद शासक जो थे घनानंद, उसके दरबार में थे और एक बार घनानंद ने जो है वह चाणक्य की बेइज्जती करके उन्हें दरबार से निकाल दिया था। और उसी समय चाणक्य ने यह कसम खाई थी कि वह समूल रूप से नंद वंश का नाश कर देगा, और वह चला गया। और उसी क्रम में वह भटकते भटकते एक बार
जब वह यात्रा कर रहा था तो उसे एक जंगल में चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों के बीच में न्याय करते हुए मिले, जिसे राजकीलकम खेल कहा जाता था, जिसमें वह एक शिलालेख पर बैठे हुए हैं और राजा के रूप में न्याय कर रहे थे। तो वह दूर से जब चाणक्य देखते हैं उनको, तो उनमें राजा के सारे गुण उसमें दिखते हैं चंद्रगुप्त में, और वह जो है 1000 कार्षपण जो है यह कार्षपण 1000 कार्षपण जो थी वह मुद्रा थी, वह दे करके और चंद्रगुप्त को खरीद लेते हैं। और चंद्रगुप्त को खरीदने के बाद वह तक्षशिला ले जाते हैं। तक्षशिला जो उस समय शिक्षा का केंद्र था और चाणक्य वहाँ के शिक्षक थे, और वहाँ चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी जाती है और उसके बाद वह योग्य सेनानी के रूप में उसे विकसित करते हैं और वो राजा के वो सारे गुण जो हैं उसमें दिए जाते हैं। उसके बाद आप आते हैं बौद्ध साहित्य प्लस जैन साहित्य पे। तो बौद्ध और जैन साहित्य जो है वह बताता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह क्षत्रिय है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद आप देखते हैं, ये तो हो गया कि मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। उसके बाद हम आते हैं स्थापना पे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की और चाणक्य के सहयोग से की। उसके बाद जो है आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह 322 BC से 298 BC तक शासन करते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है 322 ईस्वी से 298 BC तक। आप देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, जिसमें बौद्ध ग्रंथ महावंश जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहता है, लेकिन मुद्रा राक्षस या ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र या निम्न जाति का कहते हैं। उनका मानना है कि चंद्रगुप्त जो है वह निम्न जाति का है, लेकिन उसे बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया है। उसे पीपली वन के जो मौर्य जाति थे, जिसे मैंने आपको गणतंत्र में पढ़ाया है, वह वहाँ से संबंधित था, क्योंकि मौर्य का संबंध मोर से था। मोर की बाहुलता के कारण उसे मौर्य कहा जाता था। उसके बाद आते हैं कि यूनानी इतिहास में सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस यह दो शब्द का यूज किया गया है, जिसे जस्टिन और स्ट्रोबो नामक इतिहासकार ने सैंड्रोकोटस कहा है और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। जब 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, उसी में यह बात पता चली कि भाई एंड्रोकोटस कोई और नहीं, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस शब्द को जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में परिभाषित जो है वह विलियम जोन्स करते हैं।
जब उसके बाद आप आएंगे कि 305 बीसी में जो है भारत का पश्चिमोत्तर प्रांत जो है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, जब अलेक्जेंडर जो है उस प्रांत को जीत कर चले जाते हैं, उस प्रांत का सेनापति वह अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को बनाते हैं, उससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है तो सेल्यूकस निकेटर जो है वह पराजित हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि होती है, जिस संधि में सेल्यूकस निकेटर जो है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है मेगास्थनीज के विषय में, वह अपना एक दार्शनिक मौर्य दरबार में भेजता है और अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। आप देखते हैं इतिहास में प्रथम यह साक्ष्य है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय शादी का आप देखेंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय शादी हुई है, तो प्रथम साक्ष्य एक अंतर्राष्ट्रीय शादी की हमें मिलती है, वह चंद्रगुप्त और हेलेना की है। दूसरा क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य भी सेल्यूकस निकेटर को जो है वह 500 हाथी उपहार के रूप में देते हैं और सेल्यूकस निकेटर जो है पश्चिमोत्तर प्रांत का काबुल, हेरात, गांधार और मकरान जैसे प्रांत, 4 प्रांत जो हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि जस्टिन प्लूटार्क जो है वह कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी 6 लाख जो उसकी सेनाएं थी उसके साथ उसने पूरे भारत को रौंद डाला और एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह केंद्रीकृत राजा थे, वह राज्य को अपने अंडर में, अपने प्रशासन को अपने अंडर में रखते थे। दूसरा आप देखते हैं जस्टिन जो है, इतिहासकार जस्टिन जो है वह एक चीज़ का जिक्र और भी करते हैं कि चंद्रगुप्त और सिकंदर दोनों जो हैं मिलते हैं और चंद्रगुप्त के स्वच्छंद विचारों से सिकंदर इतना माने क्रोधित हो जाता है जो उसे मृत्युदंड का आदेश दे देता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह किसी तरीके से अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन इतिहास में इसे यह चाणक्य के एक प्रशिक्षण दिखाया गया है कि भाई चाणक्य जो कहता है कि इतना बड़ा जो नंद वंश है उसके विनाश के लिए तुम्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें यूनानियों की जो सैनिक कला है वह तुम्हें सीखने की ज़रूरत है और इसके लिए जो है उसको वहाँ भेजा जाता है। और आप उसके बाद देखते हैं कि 298 बीसी में जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहाँ पे वो भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ले लेते हैं और वह वहीं पर संलेखना विधि है, एक जैन धर्म में एक संलेखना विधि है जिसे संथरा विधि भी कहा जाता है। वह अपने प्राण त्याग देते। यह संलेखना और संथरा विधि जो है जिसे आदमी भूखे रहकर अपना प्राण दे देता है, इसी को यह संलेखना विधि। तो आप देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करता है जो पश्चिम में ईरान से अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक एक पूरे संपूर्ण भारत पर उनका एक आधिपत्य होता है। उसके बाद हम आते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उनका जो शासनकाल है वह 298 बीसी से
298 BC से 273 BC बिंदुसार का शासनकाल है। आप बिंदुसार के विषय में, बिंदुसार का इतिहास में बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे वायु पुराण में बिंदुसार को वारिसार या भद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार को वायु पुराण में वारिसार या भद्रसार, वारिसार या भद्रसार के नाम से वायु पुराण में जाना जाता है। यूनानी लेखक जो है अमित्रोचेट्स कहते हैं। यूनानी लेखन क्या कहते हैं? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स यानी अमित्र घात। अमित्र घात, यह यूनानी लेखक जो है अमित्रोचेट्स और अमित्र घात कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है। तो ये तो हुए कि बिंदुसार को इतिहास में किन किन नामों से जाना जाता है या उनको किन किन नामों से बुलाया जाता है। आप देखेंगे कि बिंदुसार के समय की सबसे प्रमुख घटना जो है वह तक्षशिला का विद्रोह है। बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला का विद्रोह हुआ था, जिसमें सबसे पहले उसने अपने पुत्र सुसीम को वह विद्रोह शांत करने के लिए भेजा। लेकिन सुसीम जो है वह किसी भी तरीके से वहाँ पर सफल नहीं हो सका और वह लौट गया। उसके बाद अशोक को वहाँ पर भेजा जाता है। अशोक उसमें सफल हो जाता है और उसी समय से अशोक में जो है एक राजा की छवि देखी जाने लगी कि इसमें राजतंत्र संभालने की वो सारी योग्यता है। उसके बाद आप देखते हैं कि बिंदुसार का विदेशों से संबंध, तो बिंदुसार का विदेशों से संबंध रहा, जिसमें सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस प्रथम, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से जो पत्राचार उन्होंने किया बिंदुसार ने, और कहा बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी। इसकी जानकारी जो है हमें एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक से मिलती है। एथेनियस नामक एक यूनानी लेखक है, जिनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से पत्राचार किया था, और जिसमें उसने मीठी मदिरा यानी अंगूरी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। उन्होंने 3 चीज़ों की मांग की, मीठी मदिरा यानी अंगूर का शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक। लेकिन वह सीरिया के शासक जो है उन्होंने मीठी शराब, सूखे अंजीर तो दे दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे परंपरा के अनुसार हम दार्शनिक नहीं भेज सकते, और उन्होंने यह दार्शनिक नहीं भेजे। उसके बाद प्लिनी से हमें यह ज्ञात होता है कि मिस्र के राजा के साथ भी बिंदुसार के संबंध रहे थे, और वहाँ के जो शासक थे टालमी द्वितीय फिलाडेल्फिया। आप कहीं कहीं पर देखेंगे कि फिलाडेल्फिया ही लिखा रहता है, कहीं कहीं टालमी द्वितीय। तो दोनों ये जो नाम है वो एक ही व्यक्ति का है, यानी टालमी द्वितीय फिलाडेल्फिया। ये 285 से 247 BC इनका शासनकाल रहा। तो इन्होंने डायनोसियस नामक एक राजदूत जो है वह बिंदुसार के दरबार में भेजा था, और आप देखेंगे कि बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों का एक मंत्री परिषद था, जिसकी सहायता से बिंदुसार जो है वह शासन करते थे। और उसका जो प्रधान था मेन, वह खल्लटक था। थेरवादी परंपरा जो है वह अशोक को ब्राह्मण धर्म के अनुयायी मानते हैं, लेकिन अन्य परंपरा जो है वह बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का मानता है। इसके बाद हम आते हैं अशोक पे। अशोक, सम्राट अशोक।
अशोक। दो सौ 59 BC। देखते हैं कि सम्राट अशोक जो है वह 269 BC से 236 BC तक शासन करता है। 269 से 236 BC। आप देखते हैं कि 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु होती है, उसके बाद वह वहाँ का शासक बनता है। तो ये 4 साल का जो गैप है उस समय क्या होता है, तो 4 साल के गैप में आप देखते हैं कि सिहली स्रोत के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि जो अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजा बनता है। तो आप मेन उसका राजा बनने की जो तिथि है वो 269 है और इस समय उसे राजा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन अपने भाइयों के विरोध के कारण वह राजा नहीं बनता उस बीच में वह। लेकिन ऐतिहासिक रूप में यह प्रामाणिक साक्ष्य कहीं भी नहीं है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। आप देखते हैं कि अशोक जो है मगध यानी पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पहले वह अवंती का उपराजा था। मौर्य साम्राज्य में जो है राजा जो होते थे वह अपने पुत्रों को अब अलग अलग प्रांतों के राजा उपराजा घोषित कर दिए होते। तो अशोक भी जो था वह अवंती का राजा था और उसकी माँ का नाम जो था वह सुभद्रांगी था। उसकी माता का नाम सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार थे। अशोक को बहुत सारे अन्य नामों से जाते हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ दीपवंश है उसमें उसको प्रियदर्शन या प्रियदर्शी कहा जाता है। गुर्जरा और मास्की का जो अभिलेख है आप एक देखेंगे कि ये 2 ही ऐसे अभिलेख है जिसमें अशोक नाम से उसको जाना जाता है, अन्यथा जितने भी अभिलेख हैं उसमें प्रियदर्शी या प्रियदर्शी नाम से यानी देवों का प्रिय नाम से वह जाना जाता है। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है 261 BC में घटती है, वह है कलिंग का युद्ध। कलिंग शहर जो है दक्षिण उड़ीसा में, उस समय का कलिंग जो है दक्षिणी उड़ीसा में था और उत्तरी उड़ीसा को उत्कल कहा गया है। उत्कल राज्य जो था वह उत्तरी उड़ीसा में था। आप देखेंगे कि वहाँ का राजा जो था अनंतनाथन था। आप कलिंग का युद्ध जो है अशोक और अनंतनाथन के बीच में हुई थी। अशोक और अनंतनाथन के बीच में कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग का युद्ध में इतना ज़्यादा रक्तपात होता है जिसमें आप देखेंगे कि 1 लाख सैनिक मारे गए थे, 1.5 लाख लोगों को लगभग बंदी बना लिया गया था और बहुत सारे लोग जो थे वह घायल भी हुए थे। आप उसके बाद जो है, और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि अशोक जो है अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण करता है। अभिषेक के 8वें वर्ष में अभिषेक के 8वें वर्ष में वह कलिंग पर आक्रमण करता है और उसके बाद जो है वह रक्तपात देखकर उसका मन परिवर्तित होता है और वह बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। उसका कहना था कि मुझे भौतिक विजय नहीं चाहिए। उसका जो परिवर्तन होता है उसमें वो कहता है कि मुझे भौतिक विजय नहीं, सांस्कृतिक विजय चाहिए राज्यों पर। भौतिक नहीं,
भौतिक विजय को आप राजनीतिक विजय समझ सकते हैं, यानी राज्य को हमको युद्ध के द्वारा नहीं जीतना है, नीतियों को द्वारा राज्य को जीतना है और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखनी है। यानी भेरी घोष नहीं, धम्म घोष। भेरी घोष यानी युद्ध होता है और धम्म घोष यानी धर्म का प्रचार, धर्म। और आप धम्म से यह चीज़ समझिए कि धम्म का मतलब हुआ दया। ये बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म और धम्म दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बट यह बौद्ध धर्म नहीं था। यह धम्म की परिभाषा जो है राहुलवाद सूत्र से ली गई है। राहुलवाद सूत्र से धम्म की परिभाषा ली गई है। और आप देखेंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के धर्म में परिवर्तन आया और उसने भौतिक नहीं सांस्कृतिक विजय की ओर ध्यान दिया और अपने 13वें अभिलेख में उसने कलिंग विजय के विषय में वर्णन किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने बहुत सारे धम्म महापात्रों की नियुक्ति की और धम्म महापात्रों की नियुक्ति करने के बाद उन्हें यह कहा कि आप जनता में धम्म का प्रचार करो। और सबसे प्रमुख घटना यह भी है कि अशोक के समय में ही तीसरी बौद्ध संगति बुलाई गई थी। आप देखते हैं कि बौद्ध के समय में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई गई थी और अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। आपको जब यह क्वेश्चन आया कि अशोक ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी, तो उपगुप्त से की थी। अशोक ने दो नगर की भी स्थापना की थी, कश्मीर का श्रीनगर और नेपाल का ललित पाटन और कश्मीर का श्रीनगर। ये दो ऐसे नगर हैं जिनको अशोक ने बसाया था। इसके बाद हम आते हैं बृहद्रथ पे। बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम राजा था, जो 185 BC में राजा बना और उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य का सेनापति था, उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो आज आप लोगों ने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, उसके पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कैसे हुई, इन सब के विषय में पढ़ा। और आपको अगले पार्ट में मौर्य प्रशासन के विषय में मैं बताऊंगी कि मौर्यों का प्रशासन कैसा था और कैसे वो अपना राज्य काज चलाते थे। थैंक यू।